नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। किसान आंदोलन पिछली क्लास में हम पूरा पढ़ चुके थे और आज हम जनजातीय आंदोलन प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक भी काफ़ी अच्छा है। उसके बाद हमारे जो आंदोलन है वो पूरे हो जाएंगे और फिर हम उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए जो आंदोलन किए जाएंगे, जैसे प्रजामंडल आंदोलन है, उस पर आ जाएंगे। और प्रजामंडल आंदोलन पूरा पढ़ने के बाद फिर राजस्थान का एकीकरण और फिर इसी के साथ ही राजस्थान वाला जो टॉपिक है वो हमारा पूरा हो जाएगा। ठीक है, और फिर हम जो है अगला सेगमेंट शुरू करेंगे, या तो आधुनिक भारत शुरू करेंगे या विश्व इतिहास शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज का टाइटल मैं डालता हूँ जनजातीय किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, है ना। किसान आंदोलन हम पढ़ चुके हैं, तो जनजातीय आंदोलन की बात हम करते हैं। ठीक है, जनजातीय आंदोलन। तो देखो विद्यार्थियों, जनजाति क्या होती है? मतलब ऐसे लोगों का समूह, एक ऐसे लोगों का समूह जो समाज की मुख्य धारा से जुड़ा हुआ नहीं होता है, वो बिल्कुल अलग रहता है समाज की मुख्य धारा से, और अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपना जो पहनावा है, अपना जो खान पान है, अपनी जो जीवन जीने का ढंग है, वो सब कुछ अलग रहता है इन लोगों का। यानी कि इनका जो पूरा का पूरा जो सांस्कृतिक परिवेश है वो समाज की मुख्य धारा में जुड़ता ही नहीं है। समाज से अलग इनका एक अपना ही एक समाज होता है, कहने का मतलब, है ना। तो ऐसे क्षेत्र को हम जनजातीय क्षेत्र बोल देते हैं, जिनके अपने नियम होते हैं, अपनी परंपराएं होती हैं, है ना, अपना पहनावा होता है, अपना ही खान पान होता है। इस प्रकार से ये जो है अपनी एक विशिष्ट सांस्कृतिक विशेषता लिए हुए रहते हैं। ठीक है, और राजपूतानी में जो जनजाति थी उनकी भी अपनी इसी प्रकार की विशेषता थी। सबके अपने पहनावे, सबकी अपनी भाषाएं, सबके अपने अपने खान पान, सबके अपने अपने रीति रिवाज, सब अलग अलग थी, सारी परंपराएं अलग अलग थी। और सबसे बड़ी बात थी कि इन लोगों को बाहरी लोगों से बड़ी परेशानी होती थी, क्योंकि बाहरी लोग जाते थे तो वहां पे वो कुछ भी कार्य करते थे ना, चाहे वो सुधार के ही कार्य करूं, वो उन लोगों को पसंद नहीं था। उन लोगों को बस अपनी परंपराएं पसंद थी। उन परंपराओं में कोई परिवर्तन करता था तो उन लोगों को दिक्कत होती थी। और चूंकि अंग्रेजों को ये दिकू, बाहरी लोगों को ये दिकू बोलते थे, दिकू, है ना, तो अंग्रेजों को ये दिकू कहते थे। और जब आपको पता होगा 1818 में मेवाड़ के महाराणा ने अंग्रेजों के साथ संधि की, है ना। और मेवाड़ के अधीन आता था हमारा आदिवासी क्षेत्र, जिसमें मेवाड़ है ना, मेवाड़ जो भूमट वाला क्षेत्र है, उदयपुर और डूंगरपुर वगैरह यहाँ का दक्षिणी राजस्थान का, जहाँ पे आदिवासी रहते हैं। तो वो उस वाले क्षेत्र में अंग्रेजों का जब नियंत्रण स्थापित हुआ और अंग्रेजों ने वहाँ जाकर हस्तक्षेप किया, तो इन भीलों ने, यहाँ रहने वाली जो जनजाति थी वो भील जनजाति थी, है ना, भील थे आदिवासी, उन लोगों ने इनका बड़ा विरोध किया। ठीक है, और अंग्रेजों ने वहाँ जाकर कई प्रकार के कानून बनाए, है ना, कई परंपराएं की, कई हस्तक्षेप वहाँ पे किए। जैसे एक तो वन कानून बना दिए, वनों पे जो इनका अधिकार था वो छीन लिया गया, वन कानून बना दिए थे, है ना। वन कानून बनाने से और आदिवासियों को काफी दिक्कत हुई, है ना। और कई प्रकार के कर लगा दिए, है ना, जैसे उस गांव की रखवाली के लिए कर लगा दिया, राहदारी कर लगा दिया, है ना, राह में जाने, राह पे कोई मतलब जो रास्ता है, रास्ते की सुरक्षा के लिए, मतलब यात्रियों को कोई परेशानी ना हो, इसलिए कर लगा दिया, जिसको ये बोलाई कर बोलते थे, है ना। अन्य भी कई कर लगाए। लेकिन इस प्रकार से जब ब्रिटिशर्स ने वहां पे हस्तक्षेप किया, तो ये जो हस्तक्षेप था यही इस जनजातीय आंदोलन का कारण बना। ठीक है, आप समझ गए होंगे जनजातीय आंदोलन का कारण क्यों बना, क्योंकि आदिवासी जो थे वो किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप अपनी संस्कृति में, अपने समाज में, अपने गांव में, अपनी परंपराओं में ये नहीं करना चाहते थे। और चूंकि अंग्रेजों ने विदेशियों से और जो सहायक संधि की थी, उसमें यही तो था कि बाहरी हस्तक्षेप आपकी रियासत में नहीं होगा और हम आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। मगर अंग्रेजों ने जो है आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप किए थे,
जिसकी वजह से ये आंदोलन हुए थे, है ना। बाहरी जो मराठे वगैरह का आक्रमण होते थे उनसे सुरक्षा का जिम्मा लिया था अंग्रेजों ने, लेकिन ये आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप सॉरी आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप करते थे, ठीक है। तो इस वजह से यह किसान आंदोलन हुआ। कारण आप समझ गए होंगे कि किसान आंदोलन क्या, जनजातीय आंदोलन हुआ, है ना। तो जनजातीय आंदोलन के कारण क्या थे, ये आप बढ़िया तरीके से समझ गए होंगे। मैं आपको बताऊं, जब मेवाड़ का महाराणा और मराठे ये दोनों ही जब कमजोर हो रहे थे, तो जो भील नेता थे उन्होंने इस स्थिति का फायदा उठाया और भीलों को संगठित किया और उनका अपना एक क्षेत्र बना दिया, जिसको हम भौमट क्षेत्र कहते हैं, है ना। जो भौमट क्षेत्र है वो भौमट जो क्षेत्र है वो भीलों का क्षेत्र है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अंग्रेजों ने, जब अंग्रेज आए 1818 में, अंग्रेजों ने संधि कर ली थी मेवाड़ के महाराणा से। अंग्रेज यहाँ पर जब आए तो अंग्रेजों ने यहाँ पे जो है कर लगा दिया, है ना, इस भौमट क्षेत्र में। भौमट क्षेत्र में एक तो बोलाई कर लगाया, मतलब राह की सुरक्षा के लिए, और गांव की रखवाली के लिए भी कर लगा दिया, कुछ अन्य कर भी लगाए, ठीक है। और यहाँ पर व्यवस्था रखने के लिए अंग्रेजों ने 1818 के बाद कर्नल जेम्स टोड की नियुक्ति कर दी कि आप जाइए और वहाँ पे जो है आप शांति व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास कीजिए। तो कर्नल जेम्स टोड भौमट क्षेत्र आते हैं, मेवाड़ आते हैं, और यहाँ पर कर्नल जेम्स टोड ने आकर एक संहिता बनाई, है ना, एक नियम, कुछ नियम बनाए, ठीक है, ताकि यहाँ पे शांति स्थापित की जा सके। उसके लिए उसने क्या किया कि एक तो जो यहाँ की स्थानीय जो सेना थी उसको भंग कर दी इसने। ये बड़ा गलत काम किया कर्नल जेम्स टोड ने। स्थानीय सेना भंग करने से क्या हुआ कि भील लोग जो थे, जो इस सेना में नौकरी पा रहे थे, वो बेरोजगार हो गए। सबसे बड़ा कारण था उन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया, है ना। एक तो ये काम कर दिया। दूसरा उसने जो किया वो किया कि मैंने बताया ना अभी, बोलाई कर जो चल रहा था उसको तो इसने हटा दिया, है ना, मतलब मार्गों की सुरक्षा के लिए जो बोलाई कर लागू था उसको हटा दिया। गांव की रखवाली का कर था वो भी हटा दिया, मगर अन्य प्रकार के कर कर्नल जेम्स टोड ने यहाँ पर लागू कर दिए। और शांति स्थापित करने के लिए वह अन्य जो कर लागू किए थे इनको वसूलने के लिए सैनिक चौकियों की स्थापना कर दी, सैनिक चौकियां गठित कर दी। अब इन सैनिक चौकियों के गठित करने से और इस प्रकार से स्थानीय सेना को भंग कर देने से और भीलों में रोष व्याप्त हुआ, और भीलों ने उदयपुर में और डूंगरपुर में, डूंगर का जो लिम्बरा बारू क्षेत्र है वहां पे है जो आंदोलन कर दिया, ठीक है। इस आंदोलन को दबाने के लिए और अंग्रेजों ने क्या किया, मेवाड़ भील कॉर्प्स की स्थापना की, जिसको हम एमबीसी के नाम से जानते हैं। और 1841 में इसकी स्थापना हुई थी। मैं आपको पहले इसके बारे में बढ़िया तरीके से पढ़ा चुका हूँ, आपको ना 1857 की क्रांति के दरमियान मैंने पढ़ाया हुआ है कि 1837 में और एक ऐसा संगठन बनाने की रिकमेंडेशन भेजी थी, है ना, महाराणा के पास, जिसको महाराणा ने 1841 में स्वीकार किया और एमबीसी की स्थापना की। इस एमबीसी के लिए मेवाड़ का महाराणा 50,000 रुपये देता भी था, है ना। और इसके पहले सीईओ हंटर थे, आपको पता होगा, खैरवाड़ा में इसका जो है मुख्यालय रखा गया था। ये सारी बात हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन इस प्रकार से एमबीसी की स्थापना कर दी। लेकिन 1858 के बाद, है ना, 1857 की क्रांति के बाद 1858 में जो ब्रिटेन की महारानी थी उसके नियंत्रण में चला गया था भारत का शासन सीधा, क्योंकि 1857 की क्रांति से पहले भारत पे जो अंग्रेज शासन कर रहे थे वो जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो शासन कर रही थी, या ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी शासन कर रहे थे। लेकिन जब इतना बड़ा बवाल खड़ा हुआ 1857 की क्रांति जैसा, तो ब्रिटेन के नेताओं ने सोचा कि आखिर ये कंपनी वहां कर क्या रही है, इतना बड़ा बवाल क्यों हुआ। तो कंपनी के जो कर्मचारी थे उन्होंने तो कहा कि ये इतना बड़ा बवाल कुछ नहीं है, ये तो चंद सैनिकों का विद्रोह है। अंग्रेजों ने इसको सैनिक विद्रोह कहा था, स्वतंत्रता संग्राम नहीं माना था अंग्रेजों ने इसको,
है ना। लेकिन ब्रिटेन के जो नेता थे उन्होंने सोचा कि मामला तो कुछ और है, तो फिर महारानी ने जो है ऐसे कहा कि ये शासन सत्ता आप हमारे हाथ में दे दो। तो ब्रिटेन की महारानी ने शासन सत्ता अपने हाथ में ले ली थी ईस्ट इंडिया कंपनी से। ये 1857 क्रांति का आमूलचूल परिवर्तन था, सबसे व्यापक परिवर्तन यही था। ठीक है, भारत की शासन सत्ता किसके पास चली गई, अब महारानी के पास चली गई। ठीक है, और अब महारानी ने जो घोषणा की उसके तहत भीलों के ऊपर और ज्यादा कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए, है ना। उन कड़े प्रतिबंधों में मैं बताऊं, भीलों के जो वनों के अधिकार थे वो सारे छीन लिए। एक तो सबसे बड़ी, अब देखो भीलों के पास होता है क्या है, वो तो वन जंगलों में रहते थे और जंगलों के उनके अधिकार छीन लिए, तो अब वो बेचारे जाए कहाँ, तो सीधी सी बात है आंदोलन ही करेंगे और क्या करेंगे, है ना। एक तो ये किया। दूसरा क्या किया, ये शराब बनाते थे तो शराब बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया। तीसरा, तंबाकू और अफीम के ऊपर कर लगा दिया। ये बहुत बड़े कारण थे आंदोलन के। एक डायन प्रथा को इन्होंने जो अवैध घोषित कर दिया, है ना, डायन प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। इसके अलावा 1881 में अंग्रेजों ने जनगणना करनी चाहिए। जैसा कि आपको पता ही होगा, पहली बार भारत में 1881 में जनगणना हुई थी। तो जब भील क्षेत्र में जनगणना करने अधिकारी पहुंचे तो अंग्रेजों ने भीलों ने सोचा कि ये जो है हमारा धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं, पता नहीं ये लोग क्या करेंगे, हमारी गिनती क्यों कर रहे हैं, क्या पता, मतलब क्या करेंगे, यही था। तो उन्होंने उनको भगा दिया, अंग्रेजों को भगा दिया, नहीं नहीं भाग जाओ यहाँ से, हम है जो आपको जनगणना नहीं करने देंगे। ऐसी स्थिति में हुआ ये कि अकबर हुसैन नाम का एक अंग्रेज अधिकारी आया समझाने के लिए भीलों को, है ना। तो अकबर हुसैन के साथ में 16 पुलिसकर्मियों को भीलों ने मार डाला, हत्या कर दी इन लोगों की, लेकिन इन्होंने जनगणना नहीं करने दी। अब देखो, मतलब लोग इतने डरते थे उस जमाने में, पुलिस वालों से भी डरते थे, और पता नहीं ये जनगणना क्यों करना चाहते हैं, मतलब इस प्रकार की कंडीशन थी, तो उन लोगों ने उनको सल्टा दिया। लेकिन आगे चल के कवि राजा श्यामल दास की मध्यस्थता में, और भीलों के नेता थे इस समय खेमराज भंडारी, और अंग्रेजों के नेता थे अंग्रेजों के एक नेता थे विनगेट थे, है ना। विनगेट और ब्लेयर नाम के दो नेता थे, एक तो ब्लेयर थे और एक विनगेट थे। ठीक है, तो कर्नल ब्लेयर और विनगेट दोनों अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व किया और भीलों का प्रतिनिधित्व खेमराज भंडारी ने किया, और इन दोनों के बीच मध्यस्थता का जो काम किया वो हमारे कवि राजा श्यामल दास ने किया। और इस प्रकार से अप्रैल 1881 में अंग्रेजों व भीलों के मध्य एक समझौता हो गया ऋषभ देव के मंदिर में। ठीक है, और जनगणना जो है स्थगित करनी पड़ी। मगर इसके बाद भीलों में सामाजिक और राजनीतिक जागृति का प्रादुर्भाव हुआ, और उसका नेतृत्व जो किया या सामाजिक व राजनीतिक जागृति पैदा करने का जो काम किया वो गोविंद गिरी व मोतीलाल तेजावत ने किया। ठीक है, तो उसके बाद मोतीलाल तेजावत ने, इन्होंने जो है गोविंद गिरी ने आंदोलन प्रारंभ किए थे, है ना, व्यवस्थित रूप से आंदोलन किए थे। तो ये था एक बेसिक पृष्ठभूमि थी, वो मैंने आपको बताई। आज की क्लास लगभग जो होनी है वो लगभग मैंने आपको पूरी बता चुका हूँ। यदि कुछ समय रहेगा तो गोविंद गिरी की बात करेंगे और फिर हम आगे की बात करेंगे। ठीक है, उससे पहले आज की क्लास को लिख लेते हैं। दरअसल आज लगातार बोले ही जा रहा हूँ मैं, ना, तो चलो हम परिचय इसका लिख लेते हैं। ठीक है, परिचय आप हेडिंग डालें और लिखना प्रारंभ करेंगे हम, है ना। परिचय, चलिए, तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा जनजाति के बारे में बताना चाहूंगा। जनजाति क्या होती है ना, समाज की मुख्य धारा से विलग रहने ये वह वकील है ना, विलग या आइसोलेट, है ना, विलग रहने वालों का वह वर्ग या समूह जिसकी जिसकी अपनी
जिसकी अपनी भाषा, जिसकी अपनी भाषा, पहनावा, परंपरा, रीति रिवाज, रीति रिवाज हो, उसे जनजाति कहते हैं, है ना। उसे जनजाति, उसे जनजाति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जनजाति कहते हैं। मतलब समाज की मुख्य धारा से अलग रहते हुए जो अपने खुद के रीति रिवाज, परंपराएं, कानून होते हैं, अपना खुद का पहनावा होता है, अपना खुद का खान पान होता है, ठीक है, तो उनको हम जनजाति कहते हैं, ठीक है। इन लोगों को, इन लोगों को बाहरी लोगों को ये लोग दिकू कहते थे, दिकू, है ना, दिकू। बाहरी लोगों के हस्तक्षेप से, बाहरी लोगों के हस्तक्षेप से बड़ी आपत्ति रहती थी, है ना। जनजातीय जो लोग थे, इन लोगों को दिकू लोगों से, यानी कि जो बाहरी लोग थे, उनसे बड़ी आपत्ति रहती थी, ठीक है। और ब्रिटिशर्स जो थे, उन्होंने इनके जो आंतरिक व्यवस्था थी उसमें हस्तक्षेप किया, ठीक है। वो बात मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा। अंग्रेजों ने आदिवासियों के क्षेत्रों में हस्तक्षेप किया। जैसे क्या क्या हस्तक्षेप किया, जैसे मैं बताऊं तो जैसे में हम लिखेंगे, एक तो वन कानून बनाए, है ना। जैसे कि मैं बात करूं तो वन कानून बनाए। नंबर 2, कर लगा दिए, विभिन्न प्रकार के कर लगाए, विभिन्न प्रकार के कर लगाए, ठीक है। वन कानून बनाए, विभिन्न प्रकार के कर लगाए। ये जो कर जो थे, इन करों को वसूलने के लिए और यहाँ पे कुछ शांति वगैरह के लिए सैनिक चौकियों की भी स्थापना की इन लोगों ने, है ना। तो एक क्या किया, सैनिक चौकियों की स्थापना की, है ना। सैनिक चौकियों की स्थापना की, ठीक है। सैनिक चौकियों की स्थापना की। इस प्रकार के जो भीलों के क्षेत्रों में आंतरिक हस्तक्षेप थे, यह ही जनजातीय आंदोलन के कारण बने थे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा, उक्त हस्तक्षेप ही, है ना, उक्त हस्तक्षेप ही जनजातीय आंदोलन के कारण बने। जनजातीय आंदोलन के कारण बने, ठीक है। उक्त हस्तक्षेप ही जनजातीय आंदोलन के कारण बने, ये था कारण। अब मैं बताऊं आपको, जब मराठे और मेवाड़ के महाराणा
ये थोड़े कमजोर हुए और अंग्रेजों का अभी प्रभाव उतना व्यापक पैमाने पर हुआ नहीं था। उस समय भील नेताओं ने और भील क्षेत्र को थोड़ा सा संगठित करने का प्रयास किया और संगठित भी किया। उसको हम भौमट क्षेत्र कहते हैं, है ना, भौमट क्षेत्र कहते हैं। मगर इस भौमट क्षेत्र में भीलों के द्वारा कई प्रकार के कर लगाए जाते थे। अभी शायद मैंने आपको जो है जो बताया था कि जो बोलाई कर होता है, रखवाली कर, भीलों के जो रास्ते होते थे उनकी सुरक्षा के लिए जो कर लगाया जाता था, वो कर दरअसल अंग्रेजों ने नहीं लगाए थे, ये भील नेताओं ने लगाए थे। और वो अपने हिसाब से अपने गांव का जो है शासन व्यवस्था या सुरक्षा की व्यवस्था वो लोग स्वयं देखते थे, बाहरी लोगों का हस्तक्षेप ये स्वीकार नहीं करते थे। मैंने शायद अभी थोड़ी देर पहले जब बोला था तो संभवतः अंग्रेज बोल दिया था, तो आप उसको थोड़ा सा नेग्लेक्ट करना, है ना। यहाँ पे जो बोलाई कर लगाया, यानी कि जो सड़क या मैं कहूँ मार्गों की सुरक्षा हेतु जो कर था वो बोलाई कर था, ये लोग स्वयं लगाते थे, स्वयं उसको वसूल लेते थे, ठीक है। और गांव की रखवाली कर भी ये स्वयं ही वसूलते थे, कुछ अन्य कर भी थे, ठीक। इस प्रकार की व्यवस्था इन लोगों की चल रही थी। मगर 1818 में जब अंग्रेजों ने संधि की मेवाड़ के महाराणा से, तो उसके बाद इस क्षेत्र में प्रशासन देखने के लिए और कर्नल जेम्स टोड को भेजा गया था, ठीक है। वो कहानी मैंने आपको आगे की सुनाई रखी है, तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा आगे। जब मेवाड़ महाराणा व मराठे जब मेवाड़ महाराणा व मराठे कमजोर हो रहे थे, तब भील नेताओं ने अपने क्षेत्रों को संगठित किया, जिन्हें भौमट क्षेत्र कहा जाता है, जिन्हें भौमट क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। इन नेताओं ने अपने इन क्षेत्रों में मार्गों की रखवाली हेतु कर, जिसको क्या बोलते थे, बोलाई कर, है ना। ये ध्यान रखना, बोलाई कर पूछा जाता है। मार्गों की रखवाली हेतु कर, बोलाई कर, वे गांव की रखवाली कर, तथा कुछ अन्य कर लगा रखे थे, ठीक है। इस प्रकार की शासन व्यवस्था जो थी, शासन व्यवस्था क्या ही थी, लेकिन अपनी व्यवस्था जो है इन लोगों ने कर रखी थी। ये मार्गों की रखवाली कर, जो बोलाई कर है, ये आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसके बाद हुआ ये 1818 में जब संधि की अंग्रेजों ने मेवाड़ के साथ, तब यहाँ पे जो है अंग्रेजों ने भेजा टॉड को, ठीक है। वो बात मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। 1818 में आप बताएंगे मेवाड़ का महाराणा कौन था। मैंने आपको पढ़ाया है, बढ़िया तरीके से पढ़ाया है, 2 बार पढ़ाया है ना, कि अंग्रेजों से जब सहायक संधि की गई तो मेवाड़ का महाराणा कौन था, ये आप बताएंगे मुझे।
तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1818 में मेवाड़ अंग्रेज सहायक संधि, मेवाड़, इसमें मैं सहायक शब्द नहीं लगाऊंगा, है ना, थोड़े से कंफ्यूज आप हो सकते हैं। मेवाड़ अंग्रेज संधि सहायक संधि थी एक तरीके से। मेवाड़ अंग्रेज संधि संपन्न हुई जिसके तहत अंग्रेजों ने भील क्षेत्रों में नियंत्रण रखने हेतु कर्नल जेम्स टोड को भेजा। कर्नल जेम्स टोड को भेजा, ठीक है, कर्नल जेम्स टोड को भेजा। कर्नल जेम्स टोड ने, मैं यहाँ पे टोड लिख रहा हूं, टोड ने इस क्षेत्र पर, बहुमत क्षेत्र में भेजा था ना, भीलों के क्षेत्र में, टोड ने इस क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु एक संहिता का निर्माण किया, है ना, संहिता या मैं कहूं कानून, है ना, कानून कोड बनाए, कानून कोड का निर्माण किया, जिसमें क्या क्या नियम थे, जिसमें मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, जिसमें देखो क्या क्या नियम रखे इसने। एक तो जो स्थानीय सेना थी वो भंग कर दी सबसे पहले टोड ने, है ना। तो एक नंबर पे मैं लिखूंगा भीलों की स्थानीय सेना समाप्त कर दी। भीलों की स्थानीय सेना समाप्त कर दी, ठीक है। भीलों की जो है स्थानीय जो सेना थी वो यहाँ पे समाप्त कर दी, ठीक है। और इस वजह से क्या हुआ कि जो भील सैनिक थे वो बेरोजगार हो गए, ठीक है। इस कारण भील सैनिक बेरोजगार हुए, इस कारण भील सैनिक बेरोजगार हुए, ठीक है। इस कारण भील सैनिक बेरोजगार हुए, ठीक है। तो एक तो कारण ये होगा अब आंदोलन होने का, है ना, बहुत बड़ा कारण था ये। दूसरा था कि भीलों के ये जो कर थे, बोलाई कर, गांव की रखवाली कर, ये दोनों कर टोड ने समाप्त कर दिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं बोलाई कर व गांव की रखवाली कर, गांव की रखवाली कर समाप्त किए, ठीक है। वे अन्य कर लागू किए, वे अन्य कर लागू किए। नंबर 3 की मैं बात करूं तो इसने क्या किया कि यहाँ पे जो है शांति व्यवस्था रखने के लिए वह ये कर जो लगाया इसको एकत्र करने के लिए सैनिक चौकियां स्थापित कर दी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा शांति व्यवस्था बनाए रखने
वे कर वसूलने हेतु सैनिक चौकियां स्थापित की। सैनिक चौकियां स्थापित की, ठीक है। वह कर वसूलने हेतु सैनिक चौकियां स्थापित की। तो इस प्रकार की व्यवस्था जब कर्नल जेम्स टोड ने यहाँ पे की तो उदयपुर में और डूंगरपुर में भीलों के आंदोलन प्रारंभ हो गए, ठीक है। और इन भीलों के आंदोलन का दमन करने के लिए अंग्रेजों ने MBC मेवाड़ भील कॉर्प्स की स्थापना कर ली 1841 में, ठीक है। जिसमें मेवाड़ के महाराणा कौन थे ये आप मुझे बताएंगे, मैंने बढ़िया तरीके से आपको बताया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा परिणाम स्वरूप उदयपुर में भीलों ने आंदोलन प्रारंभ कर दिया। ठीक है। अब आंदोलन प्रारंभ कर दिया, साथ ही निम्रा बारू, है ना, साथ ही निम्रा बारू डूंगरपुर में भी भीलों के आंदोलन प्रारंभ हुए, है ना। साथ ही निम्रा बारू डूंगरपुर में भी भीलों के आंदोलन प्रारंभ हुए, ठीक है। भीलों के आंदोलन प्रारंभ हुए। इसका दमन करने हेतु मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा, इसका दमन करने हेतु MBC, है ना, मेवाड़ भील कॉर्प्स की स्थापना 1841 में की गई, 1841 में की गई, ठीक है। अब ये 1841 में की गई, इसके लिए जो है 50,000 रुपये कौन देता था? 50,000 रुपये मेवाड़ का महाराणा देता था, ये आप ध्यान रखना, 50,000, है ना, कौन देता था? मेवाड़ महाराणा देता था, ठीक है, मेवाड़ महाराणा देता था, ठीक है। ये कट रहा हो तो आप जो है मैं बोल रहा हूं उसके हिसाब से लिख लेना। MBC हेतु 50,000 रुपये मेवाड़ महाराणा देता था। पहला CEO हंटर को बनाया, खैरवाड़ा इसका मुख्यालय था, ये बात हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूं विद्यार्थियों इसके बाद की क्या हुआ ना, सॉरी आप इसको उतारें, मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, और हम बात आगे की करते हैं। ये मैं अभी एक पृष्ठभूमि बता रहा हूं कि किस प्रकार से भीलों का जो है आंदोलन यहाँ पे प्रारंभ होगा। और अभी तो ये चुटपुट घटनाएं हैं बस, है ना, ये भील, ये उदयपुर वाली, डूंगरपुर वाली, लेकिन व्यवस्थित रूप से भीलों का आंदोलन होगा। और गोविंद गिरी, मोतीलाल तेजावत दोनों का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहेगा, है ना। उसके अलावा फिर जो है भोगीलाल पांड्या, उनके योगदान रहेंगे, है ना। सिरोही में गोकुलभाई भट्ट, उनके बड़े गजब के योगदान रहेंगे। तो उनको तो हम प्रजामंडल आंदोलन में पढ़ेंगे, लेकिन जनजातीय आंदोलन में हम मोतीलाल तेजावत और गोविंद गिरी जी को बढ़िया तरीके से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अब इस प्रकार से इन्होंने MBC की स्थापना करके और भील आंदोलन तो दबा दिए, लेकिन 1857 की क्रांति के बाद जो महारानी घोषणा, मतलब साम्राज्य की जो घोषणा हुई, उसमें
भील क्षेत्रों के ऊपर और अत्यधिक कठोर नियंत्रण जो है यहाँ पे लगाए गए थे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा अब 1858 ईस्वी के 1858 ईस्वी के जो विक्टोरिया थी, उसमें विक्टोरिया घोषणा के तहत, है ना, विक्टोरिया, या हम ब्रिटिश ताज लिख लेते हैं ना, ब्रिटिश ताज सही लगेगा। ब्रिटिश ताज के शासन के तहत भील क्षेत्रों पर अत्यधिक नियंत्रण स्थापित किया गया। अत्यधिक नियंत्रण स्थापित किया गया। ठीक है, अब क्या नियंत्रण स्थापित किया, देखिए, अत्यधिक नियंत्रण स्थापित किया गया। इसमें जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि भीलों के जो अधिकार थे वनों के, वो छीन लिए गए। बहुत बड़ा काम था ये, है ना। तो इसमें एक नंबर पे मैं लिखूंगा भीलों के वन अधिकार छीन लिए। ठीक है, बहुत बड़ा फैसला था ये। नंबर 2, शराब बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया। शराब बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, शराब बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया। नंबर 3, अफीम पर और तंबाकू पर कर लगा दिया, है ना। अफीम व तंबाकू पर कर लगा दिया। ठीक है, और नंबर 4 की मैं बात करूं तो जो डायन प्रथा होती थी, डायन प्रथा में क्या होता था कि किसी भी महिला को और डायन मान लिया जाता था कि मतलब देखो, बड़ा ही अंधविश्वास था ये भीलों के अंदर, है ना। क्योंकि जैसे किसी छोटे बच्चे की मृत्यु हो गई तो कहते थे कि वो लेडीज के ऊपर डाल देते थे, महिला के ऊपर उसकी एक तरीके से हत्या होने का आरोप मढ़ दिया जाता था कि ये जो महिला है ये खा गई, ये डायन है ना, इस प्रकार से। तो वो डायन प्रथा अंग्रेजों को ये बड़ी ही कलिष्ट लगती थी कि क्या ये मतलब ढकोसलेबाजी है, हटाइए इसको, और उसको जो है अवैध घोषित कर दिया। बात तो देखो सही थी, लेकिन उन लोगों को गलत लगी, है ना। तो डायन प्रथा को प्रतिबंधित किया। डायन प्रथा को प्रतिबंधित किया। ठीक है, डायन प्रथा को प्रतिबंधित किया। और नंबर 5, 1881 में जनगणना करवाने का निर्णय। ये तो पूरे भारत में ही हो रही थी, तो यहाँ पर भी जो है जनगणना का जो है करने का निर्णय लिया गया। तो फिर भीलों ने इसका विरोध किया। तो जो अकबर हुसैन था वो यहाँ पे समझाने आया भीलों को। तो अकबर हुसैन के साथ में 16 पुलिस कर्मचारियों को भी मार दिया इन्होंने। ठीक है, तब जाके फिर इनके बीच में कवि राजा श्यामल दास जो है वो समझौता करवाते हैं ना, भील नेता खेमराज भंडारी और अंग्रेज जो थे कर्नल ब्लेयर व विनगेट के बीच में। ठीक है, तो ये बात मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। भीलों ने, मैं यहाँ पे लिखूंगा, भीलों ने जनगणना का विरोध किया। अब विरोध तो सारी बातों का था, ये सारी बातों का, लेकिन जनगणना का स्पेशली भी किया। जनगणना का विरोध किया
अकबर हुसैन तब अकबर हुसैन भीलों को समझाने आया, भीलों को समझाने आया, भीलों को समझाने आया, मगर भीलों ने अकबर हुसैन सहित 16 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी। मतलब इतने लोग डर रहे थे कि पता नहीं ये जनगणना करवा के और हमारा क्या करना चाहते हैं, तो हम जनगणना नहीं करने देंगे, है ना। आज भी गांव में ऐसे लोग हैं, आज भी हैं गांव में कि कोई भी बाहर से आ जाए, कोई भी सरकार का कर्मचारी आ जाए तो पता नहीं ये हमारी जो जनगणना क्यों करना चाह रहा है, मतलब उसको सही आंकड़े देते ही नहीं है वो, है ना। घर में ज्यादा पशु हैं तो कम बताते हैं कि क्या पता ये मतलब अधिक पशु होने के कारण जो है अधिक संपत्ति मान बैठे, कर लगा दें, टैक्स लगा दें, है ना। घर में कितने सदस्य हैं तो कई बार तो जो राशन कार्ड में नाम जुड़वाने के चक्कर में वो अधिक नाम लिखवा देते हैं ताकि राशन ज्यादा मिल जाएगा। बाद में पता चलता है कि ऐसा कुछ होता नहीं है ना। तो ऐसे खूब घटनाएं होती हैं ना गाँव में, आज भी होती हैं, ठीक है। मगर भीलों ने अकबर हुसैन सहित 16 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी। तत्पश्चात कवि राजा, वीर विनोद ग्रंथ लिखा था इन्होंने, कवि राजा श्यामल दास, है ना। कवि राजा श्यामल दास ने मध्यस्थता करते हुए भील नेता खेमराज भंडारी तथा अंग्रेज अधिकारी कर्नल ब्लेयर व विनगेट के मध्य अप्रैल 1881 को ऋषभदेव मंदिर में समझौता करवा दिया। ऋषभदेव मंदिर में समझौता करवा दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से, और समझौते में क्या हुआ, समझौते में यही हुआ कि जनगणना स्थगित हो गई, है ना। समझौते में जनगणना स्थगित की गई, ठीक है। समझौते में जनगणना स्थगित की गई, ठीक है। इस प्रकार से आप समझ रहे होंगे कि जनजातीय आंदोलन जो था किस प्रकार से आगे बढ़ रहा था, किस प्रकार से जनजातीय आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो मामला हुआ। अब लेकिन इन सारी घटनाओं से भीलों के अंदर एक जागृति जरूर आई, है ना, कि आखिर अंग्रेज ऐसा क्यों करना चाहते हैं। तो कुछ प्रबुद्ध वर्ग के लोग जरूर होते ही हैं, किसी भी समाज को उठा के देख लो, ऐसा नहीं होता कि पूरा का पूरा समाज ही रूढ़िवादी हो और वही परंपरागत ढर्रे पर जी रहा हो, ऐसा नहीं होता। कुछ लोग तो वहां भी समझदार होते हैं, तो उनके दिमाग में तो कुछ हलचल जरूर हुई, ठीक है। तो हाँ, मैं यहाँ पे एक बात लिखना चाहूंगा, आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे, ठीक है। इस प्रकार भील क्षेत्रों में भी या आदिवासी क्षेत्रों में भी सामाजिक व
राजनीतिक अधिकारों को लेकर जन जागृति का संचार हुआ। जन जागृति का संचार हुआ, जिसका नेतृत्व गोविंदगिरी व मोतीलाल तेजावत ने किया। मोतीलाल तेजावत ने किया। ठीक है, तो आप इसको उतारें, स्क्रीनशॉट लें, जो भी है। इस प्रकार से जो है ये एक पृष्ठभूमि थी जनजातीय किसान आंदोलन की। अब कैसे मोतीलाल तेजावत और गोविंदगिरी के नेतृत्व में जनजातीय आंदोलन आगे बढ़ेगा, उसको पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। अच्छे रहिए, मस्त रहिए और लगातार पढ़ते रहिए।